हेलो फ्रेंड्स हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे। तो उस सीरीज में हमने कल शुरू किया था 6 दिसंबर 1940 को फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। उस तरह से टोटल 211 मेंबर आए। प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेटेड थे वो भी नहीं आए। ओके, धीमे धीमे ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जल्दी थी, मजबूरी थी, इसलिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई। टोटल 22 कमेटीज बनी, उनमें से 8 इंपोर्टेंट है जिनके चेयरमैन पेपर में पूछे जाते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी मेजर है, इसके बारे में पढ़ना होता है। तो दो चीजें तो ये हो गई, कौन कौन सी कमेटी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। थर्ड पॉइंट ये है कि जो 389 मेंबर्स आए हैं सिलेक्ट होके, वो कहाँ से आए हैं, मतलब उनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे किसने सेलेक्ट किया, वो दो ये पॉइंट देखना है। तो आज हम ये ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इंपोर्टेंट कमेटीज थी उनके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आप देखते जाओ, हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी मैं कमेटीज और उनके चेयरमैन के नेम लिखता हूँ पॉज करके। फ्रेंड्स 7 कमेटीज तो ये है, पॉज करके देख लेना इनके नेम। एक बार पढ़ देता हूँ। यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ये तो 7 हो गई। और 8वीं है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में यहाँ डिटेल में देखेंगे। अब इन कमेटीज के चेयरमैन के नेम लिख देता हूँ। ये कमेटीज के मैंने चेयरमैन के नेम लिख दिए। ड्राफ्टिंग कमेटी का तो पता ही है सबको, B.R. अम्बेडकर जी। फ्रेंड्स इसके अलावा 3 कमेटी ऐसी हैं जो छोटी हैं लेकिन हमारी ट्रिक में शामिल हो रही थी, तो हमने उनको भी याद कर लिया। ये एक है एड हॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग एंड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू इन 3 मेजर कमेटी के चेयरमैन थे। जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद पहले PM भी थे। आज़ादी के बाद ही फेडरल सर्विस कमीशन का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, यानी UPSC। बस जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, इसके चेयरमैन थे। देखे कैसे? यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, 3 कमेटी के जो चेयरमैन है वो जवाहरलाल नेहरू। ओके, यूनियन पावर कमेटी 1, स्टेट कमेटी 2, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी 3। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने इनकी वर्थ 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं। यूनिटी कभी होगी? जब सारी माइनॉरिटीज एक साथ आए। और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की कमेटी के हेड थे। ठीक है, और इन्होंने राजे रजवाड़ों को मिलाने का काम किया था। ठीक है, इन्होंने काम तो प्रिंसली स्टेट के लिए किया था, लेकिन याद रखना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। अगर ये आपने 2 याद रख लिए तो राजेंद्र प्रसाद जी की मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। ये एक कार है जिसकी स्टीयरिंग राजेंद्र प्रसाद जी के पास है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड प्रेसिडेंट हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार है और उसका जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी है। उन्हीं के हाथ में स्टीयरिंग है, वही फ्रंट सीट पर है। ओके, उन्हीं के हाथ में स्टीयरिंग है, तो इससे हो गई स्टीयरिंग कमेटी। अच्छा, अब जब कोई पैसेंजर चढ़ेगा इस गाड़ी में, ओला उबर चला रहे मान लो, कोई पैसेंजर चढ़ेगा तो रूल होंगे कुछ। पहले सैनिटाइजेशन से हाथ धोने हैं, फिर 3 की सीट पर सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। तो ये रूल कौन बताएंगे? जिनकी गाड़ी है, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अच्छा ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आम आदमी तो है नहीं, अपनी गाड़ी में एक नेशनल फ्लैग भी लगाएंगे। तो नेशनल फ्लैग की जो एडहॉक कमेटी है वो राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक का मतलब होता है किसी विशेष कार के लिए एक सामायिक व्यवस्था बनाना। एक मतलब नेशनल फ्लैग के लिए एक कमेटी बनाई, राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। बस पैसेंजर जो पैसे देके जाएंगे वो बगल में इनकी पेटी रखी हुई है या जो भी हो डिग्गी वगैरह, उसमें पैसे रख लेंगे। यानी फाइनेंस भी यही देखेंगे, फाइनेंस एंड स्टेट कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के लिए सिंपल सी स्टोरी याद करना, ये कार है जिसमें ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग किसके हाथ में? राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में। कोई पैसेंजर चढ़ेगा तो रूल्स एंड प्रोसीजर, सैनिटाइजेशन से हाथ धोने, ये करना वो करना, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद, और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जब पैसेंजर पैसे देके जाएंगे तो राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी हमें पता है जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया उसके 14 दिन बाद बनी, यानी कि 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हो गए। लेकिन पिछले वीडियो से फ्रेंड हम देखते आ रहे हैं 1946 की 9 दिसंबर 1946 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिली थी, अच्छे लोगों से मिलकर बनी थी। तो पहले से ही ड्राफ्ट पर काम तो चल रहा होगा। तो एक नाम मैं आपको बताता हूँ, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बेनिगल नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट में BN राव बोलते थे। ये एक सिविल सर्वेंट है या थे। इन्होंने पहले ही काम करते हुए अपना एक मिनी ड्राफ्ट तैयार कर लिया था जिसमें 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल थे, यानी 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ। फिर जब 14 अगस्त को, ये 1946 की ही बात है। ठीक है, जब 14 अगस्त 1947 को जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई जिसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर जी हो गए, उसके बाद ये जो इन्होंने मिनी ड्राफ्ट बनाया था उस पर डिस्कशन हुआ, काफ़ी डिबेट हुआ, काफ़ी अमेंडमेंट हुआ। ये सब करने के बाद ये 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल जो थे वो 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल में बदल दिया। फरवरी 1948 में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया था, और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें खामियां बताई, कुछ चेंज करने को बोला। तो इस तरह से हमारे पास 7635 टोटल खामियां पता लगी, उनमें से काम किया गया तो 2473 में कुछ चेंज किया गया। ओके, ये नंबर कभी पूछा नहीं गया है और मेरे को नहीं लगता ये पूछा जाएगा। ये खामियां चेंज होती रही और वर्क करते रहे, इसलिए 11 सेशन हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के, टोटल 165 दिनों में। ये कितने सेशन हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। 11 सेशन हुए थे, और 26 नवंबर 1949 को ये हमारा एक नेशनल लॉ बन गया। हमें पता ही है, पिछले वीडियोस में हमने देखा था, ये 26 नवंबर 1949 को ये B.R. अम्बेडकर किताब सौंप रहे हैं राजेंद्र प्रसाद को। फिर क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स, जब B.N. राव जी थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और काम भी कर रहे थे वो ड्राफ्ट में, तो B.R. अम्बेडकर को क्यों बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड? फ्रेंड्स इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, मौके मौके की बात थी। B.R. अम्बेडकर भी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने जो परिस्थितियां झेली थी तो वो ज़्यादा ध्यान रख सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते टाइम माइनॉरिटीज का। लेकिन हमें B.N. राव को फ्रेंड्स जिस ईमानदारी से B.R. अम्बेडकर जी को याद रखते हैं उसी ईमानदारी से B.N. राव जी को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पहले इंडियन जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये प्रेसिडेंट भी रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब ये मिनी ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे तो जगह जगह जाके जो उनके पुराने जज दोस्त रहे होंगे उनसे जाके पर्सनली कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जाकर पूछ रहे थे। तो काफ़ी काम किया और बहुत बार विदेशों में गए, USA वगैरह काफ़ी चक्कर लगाए इन्होंने अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो B.R. राव को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है।
25 नवंबर 1946 को ही, जब ये 26 नवंबर को 1946 को सौंपी थी, एक्चुअली वो 25 नवंबर को सौंपी थी। 25 नवंबर 1946 को B.R. अम्बेडकर जी ने साफ इनकी तारीफ की है। इनके शब्द मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, तो ये कमेटीज़ का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। क्या क्रिटिसिज्म हुए ये पेपर में पूछते हैं। पहला, हमें पता है कि ये जो चुने हुए मेंबर हैं वो इनडायरेक्ट चुने हुए हैं। कैसे चुने गए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट चुने हुए मेंबर हैं। हालांकि इनका सपोर्ट, इनको पूरी जनता ने सपोर्ट किया था, लेकिन ये इनडायरेक्ट चुने हुए मेंबर थे, ठीक है। अब इन्होंने इतना बड़ा महान कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का, सॉवरेन कंट्री का, तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के साथ एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए जो इनके बारे में पॉजिटिव पॉइंट बताए, वो भी हम देखते चलेंगे। पहला जैसे है, इनडायरेक्ट मेंबर चुने थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, तो उस दौरान कम्युनल राइट्स इतने ज़्यादा थे कि डायरेक्ट इलेक्शन कराना इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल था। अब दूसरा क्रिटिसिज्म आता है कि इन्हें बहुत टाइम लग गया, 3 साल में 12 दिन कम, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को 4 महीने लगे थे, तो हम 1 साल ले लेते और क्या। इसका सॉल्यूशन तो सिंपल है, ये कोई खिचड़ी तो है नहीं, 15 मिनट में बना लो। भारत में इतनी विविधता है, जटिलता है, भाषाएं, कल्चर, सबको ध्यान में रख के अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो टाइम, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, टाइम लग गया तो कोई बुरी बात नहीं है। तीसरा क्रिटिसिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें कितने मेंबर कहाँ से होंगे, कौन से स्टेट से होंगे, ये अंग्रेजों ने डिसाइड किया। तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया, उन्होंने कोई पर्ची रख के तो डिसाइड किया नहीं था। पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा थी वहाँ से मेंबर ज़्यादा बुलाए गए, तो उन्होंने भी ठीक सेलेक्ट किया, और ये कोई क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता नहीं है। अब चौथा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो यार इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है, सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। आपके पास हो तो बताना। पांचवा और छठा क्रिटिसिज्म है जिसका एक ही सॉल्यूशन है। क्रिटिसिज्म ये है कि कांग्रेस पार्टी डोमिनेटिंग थी और हिंदू डोमिनेटिंग थे, तो यार चुन के आए थे और सेपरेट इलेक्टोरेट भी थे, तो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आए थे, उसमें जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसके रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा थे, कोई इसमें कालाबाजारी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, जो एक कॉपी थी हिंदी और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसका हर एक शब्द लिखा हुआ है पर्सनली। तो इंग्लिश में एक कॉपी है, हिंदी में एक कॉपी है, तो इंग्लिश में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा, ये याद थोड़ा देख लो। इंग्लिश की जो कैलीग्राफी की सुंदर राइटिंग उसमें लिखी है वो है प्रेम बिहारी रायजादा की, और हिंदी की राइटिंग है वसंत किशन वैद्य जी की। फ्रेंड्स, इसको तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, जो शहीद ज़्यादा होते हैं, सॉरी, जो रईस ज़्यादा होते हैं, रईस ज़्यादा बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस ही महीने भर की 20-20 हज़ार तक रहती है, तो वो LKG UKG में ही कैलीग्राफिक राइटिंग सीख जाते हैं, ABCD ऐसे कैलीग्राफी रखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कैलीग्राफी किसने लिखी थी, रायजादा, ठीक है, यानी कि शहीद ज़्यादा, प्रेम बिहारी शहीद ज़्यादा, इंग्लिश कैलीग्राफी याद आ जाएगा। और हिंदी तो देसी वैद्य जी ने लिखी थी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, ये कहाँ पब्लिश हुई थी दोनों बुक, हिंदी और इंग्लिश की, तो ये देवभूमि देहरादून में पब्लिश हुई थी। एक पॉइंट और आता है, इसमें डिज़ाइन है, देखना आप हर पेज में, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ प्रियम्बल का, इसमें नीचे हर एक पेज में डिज़ाइन है। तो ये हाथ जैसी डिज़ाइन, जैसे सोने का हार रहता है उसमें बीच में डिज़ाइन रहती है, वैसी हाथ जैसी डिज़ाइन किसकी थी, तो उनके नाम ही लिखा हुआ है, देवहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल, तो इनके नाम ही छपा है, हार जैसी डिज़ाइन थी, ठीक है। अच्छा, पेपर में ये आए कि ऑप्शन में देवहर की जगह सीधा राम मनोहर सिन्हा आ गया, तो यहाँ पे भी हार है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, सही ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें ये देखना है कि ये 389 मेंबर्स कहाँ से सिलेक्ट हुए थे, उसके लिए हमें 1938 से पूरा देखना पड़ेगा, कैबिनेट मिशन प्लान ये सारे देखने पड़ेंगे, वो यहाँ कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।